नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है, साथ ही हम लोगों का गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी अवेलेबल है। तो हम लोग इस चैनल पर अभी एक वीडियो सीरीज शुरू किया हूँ जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग और भी कई तरह के वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, खास करके जो बिहार से रिलेटेड है, तो इसके लिए अभी टेस्ट सीरीज का व्यवस्था, डेली क्विज का व्यवस्था हम लोगों ने अपने केवीआर लर्निंग ऐप पर कर दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग सेंट्रल एसएससी और रेलवे और इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम है, अगर उसका भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसका भी हम लोग आने वाले समय में टेस्ट सीरीज और कोर्स लेकर आएंगे। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अभी ही अपना केवीआर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। साइन अप करने के बाद वहां पर आप लोग डेली क्विज, फ्री टेस्ट सीरीज और भी कई तरह के जो है फीचर्स का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, हम लोगों ने बिहार स्पेशल का क्लास शुरू किया था। उस क्लास का यह अगला भाग है। यहाँ से हम लोग विधिवत प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, जहाँ पर कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और उसके जो अलग अलग जो कालक्रम है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल के बाद जितना भी टॉपिक अभी आने वाला है उस सारे के सारे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब समय बर्बाद नहीं करते हुए अब सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं और इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बाद हम लोगों ने ताम्रप्रस्तर युग और उसके बाद आयरन एज यानी कि लो युग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह से प्राचीन काल में बिहार का विकास हुआ, किस तरह से बिहार का नाम पड़ा, कहाँ कहाँ बिहार का उल्लेख है, आदि चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर बिहार की हिस्ट्री को देखा जाए तो बिहार का हिस्ट्री काफ़ी ही रिच रहा है, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि ये कई वर्षों या कहें कि ये हज़ारों वर्षों का ही परिणाम है कि बिहार आज इस स्तर तक पहुंचा है। अगर हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास की बात करें तो हम लोगों को एक महत्वपूर्ण सोर्स जो सामने आता है उसको ध्यान रखना है कि जहाँ पर कि सबसे पहले बिहार का नाम जो है हम लोगों को दिखता है। आप लोगों को दोस्तों एक जो कृति है, जो मिनहाज उस सिराज की एक कृति है, तबकात ए नासिरी। इस ग्रंथ का नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अगर बिहार का नाम का उल्लेख पूछे कि सबसे पहले बिहार का नाम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यह तबकात ए नासिरी में मिलता है, जो कि मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार यह पॉइंट आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा भी है। कई बार ये बीपीएससी में तो डायरेक्ट पूछा है कि बिहार का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो आप लोगों को नाम याद रखना है, मिन्हाज उस सिराज की तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी में पहली बार बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अब हम लोगों को थोड़ा सा और ये जानकारी जुटानी चाहिए कि आखिर बिहार का नाम पड़ा कैसे। तो दोस्तों, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि बिहार उस समय में बौद्ध धर्म का एक समय, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ काफ़ी सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड महाविहार हुआ करते थे, विहार हुआ करते थे। मोस्टली अगर बात करें तो जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म हमारे जो बिहार के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी फैला हुआ था। उस समय में काफ़ी सारे विहार, महाविहार, विहार जहाँ पे कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का निवास स्थान होता था उसे कहा जाता था। तो इस तरह के काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण स्वरूप आप देखिए तो नालंदा महाविहार, उसके अलावा आपको विक्रमशिला महाविहार, उदंतीपुर महाविहार, तो ये सारे काफ़ी सारे महाविहार हमारे बिहार में उस समय अवेलेबल था या उपस्थित था। जिसके वजह से जो जो तुर्क लोग थे, तुर्क लोग
इस धरती को अर्ज़ बिहार के नाम से पुकारते थे। अर्ज़ बिहार के नाम से जो तुर्क लोग थे, वो लोग अर्ज़ बिहार के नाम से बौद्ध विहारों का अधिकता के कारण इसे अर्ज़ बिहार यानी कि बिहारों की भूमि कहते थे। और आगे चलकर यहीं बिहारों की भूमि बिहार में बदल गया। ये बिहार के में बदल गया। तो आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो हम लोगों का बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो एक यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, तो दो क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे काफ़ी सारे विहार हुआ करते थे, महाविहार हुआ करते थे, और तुर्क लोग उसे अर्ज बिहार या बिहारों की भूमि कहते थे, और यहीं आगे चल कर के बिहार में परिवर्तित हो गया। और एक किताब जो मैंने आपको अभी बताया हूँ, तबकात ए नासिरी, जो कि मिनहाज उस सिराज की कृति है, तो उसको भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बिहार का और भी अवलोकन करते हैं। हम लोग प्राचीन बिहार का थोड़ा सा और भी अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि बिहार किस तरह से प्राचीन काल में अपने आप में एक कह सकते हैं कि यूनिक तरह का एक यूनिक स्टेट था, यूनिक राज्य था, या यूनिक प्रदेश था। उस समय तो राज्य का इस तरह का परिभाषा नहीं होता था, बस आज हम लोग समझने के लिए इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की बात करें, तो उस समय काफ़ी विशाल और संगठित राज्यों का उदय हुआ। उस समय आप लोग देखिएगा कि मगध, उसके बाद अंग, उसके अलावा आपको कोसल, अवंती, काफ़ी सारे जो है राज्य और महाजनपद, जनपदों का विकास उस समय में हुआ था। तो अगर हम लोग इस काल में कितने महाजनपद थे, इसके बारे में देखें, तो हम लोगों को जो बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, जो महत्वपूर्ण कृति है बौद्ध रचना अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है अंगुत्तर निकाय। इसमें इस काल के 16 महाजनपदों के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में तथा 10 गणराज्यों के बारे में चर्चा मिलती है। तो आप लोगों को यह पॉइंट भी याद रखना है कि अगर पूछे कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यह ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध रचना है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी में जो है 16 महाजनपदों की और 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग यहाँ अंगुत्तर निकाय देख सकते हैं, ये बौद्ध ग्रंथ है। और महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, वो कौन कौन सा थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंबोज, गंधार, कुरु, पारस, सुरसेन, कोसल, मत्स्य, अवंती, असमक। एक आप लोग को यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो ये है कि दक्षिण भारत में एक असमक था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। वैसे ये बिहार से संबंधित तो नहीं है, हालांकि कभी कभी इतिहास में आपको ये पॉइंट पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में जो एक जनपद था वो कौन सा था, तो आप लोगों को ये नाम याद रखना है, असमक थे। और बिहार में अब हम लोग यदि बात करें जो कितने जहाँ कौन कौन से महाजनपद थे, तो आगे हम लोग इसको बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोगों के पास एक वज्जी संघ था, उसके बाद हम लोगों के पास मगध था, और एक हम लोगों के पास अंग था। तो ये 3 महाजनपद हमारे बिहार में देखने को मिलता था उस समय के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार के इन 3 महाजनपदों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। दोस्तों, जो बिहार के 3 जो महत्वपूर्ण महाजनपद है, उसके बारे में चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्या उसका जो विशेषता थी, किस तरह का वह महाजनपद हुआ करते थे। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो दोस्तों जो एक महत्वपूर्ण महाजनपद उस समय का था बिहार के, जैसे मैंने अभी बताया कि बिहार में जो तीन महत्वपूर्ण महाजनपद थे उसमें मगध, वजीसंग और अंग, ये तीन महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करते थे उस समय में। अगर तीनों को एक साथ हम लोग देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये जो शेडो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंग, मगध, अंग और वजीसंग, ये तीनों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हो गया वजीसंग, ये हो गया अंग और ये हो गया मगध। अब थोड़ा सा वज्जी संघ के बारे में हम लोग अगर बात करें, लिच्छवी को ही जो है वज्जी संघ भी कहा जाता था। ये एक तरह का कह सकते थे कि संगठन के रूप में काम करते थे, या उसको जो है हम लोग आधुनिक गणतंत्र से भी जोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था, तो ये वज्जी संघ ही था जो कि लिच्छवियों के द्वारा संगठित किया गया था। अगर दूसरा हम लोग महाजनपद देखें तो दूसरा महाजनपद एक मगध था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मगध को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मगध से ही पूछा जाता है। वज्जी संघ और आपका जो अंग है यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता है। महत्वपूर्ण जो सबसे टॉपिक है वह है मगध, और मगध को हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। दोस्तों जो तीसरा महाजनपद है जो कि बिहार से संबंधित है वह है अंग है। आज का जो हम लोग भागलपुर और ये मुंगेर का क्षेत्र देखते हैं, तो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है वह कभी अंग प्रदेश हुआ करते थे या अंग महाजनपद हुआ करते थे। और गंगा के अगर आप लोग उत्तर की तरफ बढ़िएगा पटना से तो वैशाली या हाजीपुर आता है। तो वैशाली जो क्षेत्र है या उसका जो उत्तरी भाग है वो सारे क्षेत्र जो वज्जी संघ में आता था, और गंगा का दक्षिणी भाग जो कि आज के पटना गया और इस तरफ के जो एरिया थे वह मगध क्षेत्र में आते थे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से इन तीनों महाजनपदों का उदय हुआ और किस तरह से इसने अपना अस्तित्व प्राप्त किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब हम लोग लिच्छवी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह का संघ था। वैसे तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता ही दिया कि लिच्छवी गंगा के उत्तर में लिच्छवियों का राज हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं। ये अगर आपको यहाँ पे विजुअल होगा ये मैप, तो आप देखिएगा कि यहाँ से ये गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। और इस गंगा नदी के जो ये गंगा नदी है इसका जो उत्तरी भाग है ये जो भाग है यही वज्जी संघ, ये जो है वज्जी संघ हुआ करता था। उसके जो विशेषता थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वह यह थी कि यह विभिन्न गणराज्यों का एक महासंघ हुआ करता था। दोस्तों अगर पूछे कि वज्जी संघ वज्जी संघ वज्जी संघ की राजधानी पूछे वज्जी संघ की राजधानी पूछे कहाँ था, तो आप लोगों को याद रखना कि इसकी राजधानी वैशाली थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये पूछ सकता है कि वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो आप लोगों को याद रखना है वह वैशाली थी। और आप लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व का पहला जो गणतंत्र था किसे माना जाता है, तो वह भी याद रखना है वज्जी संघ, जो कि लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस तरह से हम लोग वज्जी संघ के बारे में थोड़ा सा जाना, और भी आगे चल के जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग और भी विस्तार में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ते जाएगा हम लोगों के पास और भी काफ़ी सारे जानकारियाँ होगी। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग अंग जो महाजनपद थे इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बिहार में तीन महाजनपद हुआ करते थे। टोटल जो कुल हमारे जो पास जो एविडेंस है उसके अनुसार 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से तीन बिहार में थे। तो एक तो बता ही दिए, वज्जी हो गया, एक मगध हो गया और तीसरा अंग हो गया। दोस्तों अंग
जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि यह मोस्टली आज के जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है उसी के आसपास में यह फैला हुआ था। तो अंग इस यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के अंदर में यह क्षेत्र अंग प्रदेश कहलाता था। सबसे पहले अगर अंग प्रदेश या अंग महाजनपद की चर्चा देखें कि कहाँ हम लोगों को इसके बारे में चर्चा मिलता है, तो आप लोग देखिएगा कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अथर्ववेद, जो कि 4 वेद होते हैं, उनमें से एक अथर्ववेद है। वो इन अथर्ववेद जो हमारे 4 वेद हुआ करते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण वेद है अथर्ववेद। तो अंग प्रदेश का अगर पूछे कि अंगराज का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो अंग का उल्लेख इसी अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अगर इसका वर्तमान क्षेत्र पूछा जाए कि आज के किस क्षेत्र से फैला हुआ था, जो अगर हम लोग वर्तमान क्षेत्र की बात करें कि वर्तमान में कहाँ तक फैला हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि यह मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्रों में फैला हुआ था। और सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को याद रखना है, ये कई बार पूछा है, अगर पूछे कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो आप लोगों को याद रखना है यह अंग की राजधानी चंपा थी। तो अंग की राजधानी चंपा, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछे कि इस राज्य का प्रथम आर्य शासक कौन था, प्रथम आर्य शासक कौन था, तो तितुक्षी जो है वह तितुक्षी जो है इस राज्य का प्रथम आर्य शासक हुआ करता था। तो इस तरह से आप लोग अंक के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये चौथा, 4 पॉइंट कुल मिला के हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें से एक तो हो जाता है ये पॉइंट, इसकी राजधानी पूछ सकता है कहाँ अभी वर्तमान में अगर पूछे, और सबसे पहले इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ये 3 पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। तितुक्षी के बारे में अगर याद रखना हो तो रख सकते हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण ये पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दोस्तों अब हम लोग मगध के बारे में पढ़ते हैं। कारण है कि मगध से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है और मगध को तो हम लोग काफ़ी विस्तार में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में थोड़ा सा मगध के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मगध का और भी गहराई से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर मगध की बात किया जाए, तो अगर आज के क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो गंगा का जो दक्षिणी किनारे है, पटना गया या उससे काफ़ी और भी एरिया इसमें आता है। हम लोग देखेंगे कि मगध जो है कैसे जो है उसमें उसका विस्तार धीरे धीरे हुआ और कहाँ तक वो फैल गया था, तो वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को याद रखना है कि मोस्टली जो गंगा का जो दक्षिणी किनारा है, दक्षिणी किनारा पर ही हम लोगों को यह मगध क्षेत्र स्थित मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को पूछे कि आज के जिला, जो कि आज कौन कौन से जिले में इसका आ, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है, या मगध जनपद आज के किस जिले तक फैला हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है या पटना, नालंदा और गया। जो आज के पटना, नालंदा और गया डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है, ये गंगा हो गया। तो इस एरिया में जो आप लोग देखिएगा, तो इधर अंग हो गया, इधर वज्जी हो गया, और यहाँ ये जो हो गया ये मगध मगध हो गया, ये एरिया। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि गंगा का दक्षिणी किनारे जो है मगध क्षेत्र में आता था। और खास करके अगर आज के जिले की बात किया जाए तो पटना, नालंदा और गया इस क्षेत्र में वह फैला हुआ था। अगर इसकी प्रारंभिक राजधानी की बात किया जाए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो लगता है कि हर एक बार ये क्वेश्चन पूछता है, एक बार छोड़ एक बार तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन आना ही रहता है। अगर पूछे कि इसकी राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज, माफ कीजिएगा, गिरिव्रज या राजगिरी, यह उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो इस पॉइंट को आप लोग काफ़ी याद रखिएगा। अगर पूछे कि
मगध का प्राचीन राजधानी, मगध की प्राचीन राजधानी तो गिरिव्रज या राजगृह, ये जो है उसकी प्राचीन राजधानी थी। कभी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना है। अब लोग हम लोग मगध इसके बाद हम लोग दोस्तों मगध साम्राज्य का किस समय से उत्कर्ष हुआ है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि मगध साम्राज्य ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी ग्रेट वे में, काफ़ी डीप में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना भी फैक्ट्स मैंने बताया हूँ, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में इन सारे पॉइंटों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है इससे आगे मगध का किस तरह से उत्कर्ष हुआ उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों एवं जानने वालों एवं जिनको भी इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ ही आप लोग केवीआर लर्निंग ऐप पर आकर फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। केवीआर केवीआर लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग साइन अप कर लीजिए और वहां पे डेली क्विज, फ्री टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, ई बुक, काफ़ी सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस इनिशिएटिव का लाभ ज़रूर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और हम लोग इसके आगे मगध का किस तरह से उत्कर्ष हुआ काफ़ी ही फैसिनेटिंग वे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।